नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात में भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौतों पर जो हस्ताक्षर हुए हैं उनका भारत के लिहाज से कितना अहमियत है, कितना महत्व है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इजरायली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आई फॉर आई का नारा क्यों दिया और इसका मतलब क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। यूं आई फॉर आई का यदि आप अर्थ केवल समझें, केवल इन दोनों शब्दों का मतलब जानना चाहें तो इंडिया फॉर इजराइल और इजराइल फॉर इंडिया है। अब ये कितना कारगर होगा ये हम जानेंगे अपनी खबरों में। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों देशों की दोस्ती को स्वर्ग में बनाई गई दोस्ती क्यों बताया है, और फिर जब पीएम मोदी ने बेबी मोशे से मुलाकात की तो एक पल के लिए पूरा माहौल भावुक कैसे हो गया, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही उस वक्त मोशे की उम्र महज 2 साल थी जब मुंबई में आतंकवादियों ने हमले किए थे। हमले के वक्त मोशे की आया सैंड्रा ने जान पर खेलकर उसे बचाया था और आज सालों बाद जब प्रधानमंत्री मोदी उससे मिले तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पुराने जख्म, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उधर चीन की धमकियों का सिलसिला भी जारी है। चीन ने कहा है कि अगर भारतीय सेना डोकलाम इलाके में खुद बाहर नहीं निकलती है तो उसे वो खदेड़ देंगे। आपको बताएंगे कि कैसे सिक्किम सीमा पर तनाव चीन की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है और इसके बहाने चीन कौन से लक्ष्य साध रहा है, भारत को घेरने की कैसी तैयारी कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। और देश की राजनीति पर भी चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का प्लान क्या है, राहुल गांधी ने किसे बताया सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, और साथ ही ये देखेंगे कि कैसे बढ़ सकती हैं सोनिया गांधी की मुश्किलें। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मान रहे अधिकारी मुख्यमंत्री की बात, क्या अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि मुख्यमंत्री की साख को कुछ न समझे, या योगी आदित्यनाथ हालात को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों ही पहलुओं की जांच करेंगे। उधर गुजरात में किसानों ने कर्ज माफी की मांग को लेकर कैसा विरोध जताया है ये देखेंगे। और पश्चिम बंगाल भी आपको लिए चलेंगे जहां सीएम और राज्यपाल की तनातनी के बीच हिंसाग्रस्त उत्तर 24 परगना में बंद कैसे हो गई हैं इंटरनेट सेवाएं और वहां क्या हाल है ये जानने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे आपको कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों इतने कड़े शब्द सुप्रीम कोर्ट को बोलने पड़े हैं, ये आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात इतिहास की होगी और बात एक ऐसी नायिका की होगी जो बॉलीवुड के सबसे शुरुआती दिनों में सबसे सफल फिल्मों की हीरोइन मानी जाती थी। उनकी फिल्में सबसे ज़्यादा व्यवसाय करने वाली मानी जाती थी। आज हम और आप उनको भूल चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में वो एक ऐसी हस्ताक्षर हैं जिन्हें भुलाना मुश्किल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। अपनी इजराइल यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दोनों देशों के बीच हुए तमाम समझौते की जानकारी दी गई है। इसके बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपने भाषण में एक बार फिर से पीएम मोदी को मेरे दोस्त कहकर संबोधित किया और ये कहा कि भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो दुनिया में बनाई हुई नहीं है, ये स्वर्ग में बनाई गई दोस्ती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल मिलकर नई बुलंदियां छुएंगे और इस पूरे विश्व में अब आई टू आई कार्य करेगा, काम कर होगा और साथ ही दोनों ही देश एक दूसरे के लिए हर हालात में खड़े रहेंगे। Cooperation, it's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान भारत इजराइल के रिश्तों की गहराई बताता है। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत और इजराइल के बीच जल प्रबंधन और जल संरक्षण को लेकर समझौता हुआ है। भारत के कृषि मंत्रालय और इजराइल में कृषि विकास को लेकर भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति जताई है। साथ ही इजराइल यूपी में गंगा की सफाई का जिम्मा भी संभालेगा। इस मौके पर इजरायली पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय और व्यक्तिगत तौर पर ये उनके लिए सबसे अहम पल है। It's a partnership to seek the good,
to defend the good, to achieve the good. And this is a good day. Welcome, my friend, Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल में शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इजराइल के विचार आपस में काफी मिलते हैं और हम अपनी दोस्ती को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। This visit is an occasion to rejuvenate the bonds of our friendship, to compose a new chapter in our ties, and to jointly venture toward new horizons of engagement. भारत और इजराइल के करीब आने की एक सबसे बड़ी वजह दोनों के बीच मौजूद समानताएं हैं। दोनों देशों को करीब करीब एक साथ अंग्रेजों से आजादी मिली, तो भौगोलिक रूप से भी दोनों देश दुश्मन मुल्कों से घिरे हैं। आतंकवाद भी भारत और इजराइल में समान समस्या है। फर्क बस इतना है कि जहां इजराइल आतंकवाद और कट्टरवाद के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करता, वहीं भारत को कई बार सॉफ्ट होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से मुलाकात की। राष्ट्रपति रूवेन ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से देखा जाए तो आई फॉर आई और आई विद आई जैसे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ इंडिया का आई और इजराइल का आई जोड़ने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से मुलाकात की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरह राष्ट्रपति रूवेन ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का स्वागत किया। वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े रहे। पीएम मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच गर्मजोशी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए इजराइल को धन्यवाद दिया। उन्होंने आई फॉर आई का नारा दिया, जिसका मतलब है इंडिया फॉर इजराइल और इजराइल फॉर इंडिया। यहाँ मैं वो आई फॉर आई जो पॉपुलर वर्ड है उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिया का आई, इजराइल का आई। तो आई फॉर आई विथ आई, मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी पक्की मुझे नजर आ रही है। और जब हम लोग बोलते हैं इजराइल, तो हमारे लोगों का फीलिंग आता है इजराइल इज ए फ्रेंड, मीन्स ईच रियल फ्रेंड इज इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी से मेहमान के रूप में मिलकर उन्हें खुशी हुई। रिवलिन ने भारत को एक मजबूत देश बताया। रिवलिन ने कहा कि वो अपने भारत के दौरे को भुला नहीं सकते। पीएम मोदी के दौरे को इजराइल कितना महत्व दे रहा है, इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए इजरायलियन पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और मोदी के हर कदम पर उनके साथ चल रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इजरायली राष्ट्रपति रिवलिन ने कहा कि शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबी मोशे हॉसबर्ग से भी मुलाकात की। इस मौके पर मोशे के दादा राब्बी और दादी मौजूद थीं। 2008 के मुंबई आतंकी हमले में मोशे ने अपने माता पिता को खो दिया था। उस वक्त मोशे की उम्र महज 2 साल थी। हमले के वक्त मोशे की आया सैंड्रा ने जान पर खेलकर उसे बचाया था। मोशे से अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि क्या तुम फिर भारत आना चाहोगे? इस पर मोशे ने हामी भर दी। पीएम मोदी ने कहा कि तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी भारत आ सकता है और जहां चाहे वहां जा सकता है। मोशे के परिवार के लोगों ने मोदी से कहा कि आप इजराइल के दोस्त हैं। बाद में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो मोशे को लेकर भारत जरूर आएंगे। 26 से 11 मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने ताज होटल, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस समेत कई जगहों पर एक साथ हमले किए थे। आतंकी जब नरीमन हाउस में घुसे थे तो वहां उन्होंने मोशे के परिवार को बंधक बना लिया था। इस दौरान उनके घर पर काम करने वाली सैंड्रा सैमुअल मोशे को लेकर छिप गई थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। एनएसजी के कमांडो ने सैंड्रा और मोशे को बचाया था। आतंकी हमले के निशान आज भी यहां देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस घर पर आतंकियों ने हमला किया था, सालों बाद भी वो घर वैसा का वैसा ही है। निशानी के तौर पर इसे सुरक्षित रखा गया है। यहाँ रहने वालों का कहना है कि वो चाहते हैं कि तबाह घर को देखकर उनकी आने वाली पीढ़ियां ये समझ सकें कि आतंकवाद का चेहरा कैसा होता है।
और विश्व में एक और आतंकवाद है तो दूसरी ओर विस्तारवाद। जी हां, हम बात विस्तारवादी चीन की कर रहे हैं, जो लगातार भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा है कि भारतीय सेना अगर डोकलाम इलाके से पीछे नहीं हटी तो उसे खदेड़ कर निकाला जाएगा और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। चीन डोकलाम क्षेत्र में घुसपैठ वाले भूटान के इलाके को अपना बता रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं समुद्री रास्ते से भारत को घेरने के लिए चीन ने हॉर्न प्रायद्वीप स्थित जिबूती में अपने सैन्य ठिकानों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना के जवानों की तैनाती से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन ने अपनी सरकारी मीडिया के जरिए कहा कि भारतीय सैनिक उसके इलाके से शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएं, वरना उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। हालांकि अभी दोनों तरफ से जवानों की तैनाती सिर्फ सीमा सुरक्षा के लिहाज से की गई है, लेकिन चीन के ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि मौजूदा तनाव सिर्फ भारतीय सेना के पीछे हटने से ही खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय ने सीमा पर जारी तनाव को लेकर एक बयान जारी किया। इसमें भारत को सिक्किम सेक्शन से अपनी सेना पीछे हटाने की सलाह दी गई। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में अरुण जेटली के बयान का जिक्र करते हुए कहा गया कि जेटली ठीक कहते हैं, 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है, लेकिन अगर भारत दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष को उकसाता है तो उसे 1962 के मुकाबले ज्यादा नुकसान झेलना होगा। चीन का कहना है कि भूटान की मदद की भारतीय दलील कोरी बयानबाजी है। चीन आरोप लगा रहा है कि भारत पर जंग का जुनून सवार है। पाकिस्तान को अपने आर्थिक उपनिवेश बनाने के सवाल पर चीन का कहना है कि भारत ने भी भूटान को अपना दास बना रखा है। हालांकि चीन ने अफ्रीका के हॉर्न प्रायद्वीप स्थित जिबूती में अपने सैन्य ठिकानों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया। उसके इस कदम को भारत को समुद्र के रास्ते घेरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो सिक्किम बॉर्डर पर घुसपैठ के बाद से चीन समुद्र के रास्ते भारत को घेरने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है। समझा जा रहा है कि जंग के हालात में अपने नए ठिकानों के जरिए हिंद महासागर में पीएलए को तैनात करने की योजना है। सबसे अहम बात यह है कि चीन अपने इस ठिकाने का इस्तेमाल भारतीय और अमेरिकी नौसेना की निगरानी के लिए करता है। सामरिक नजरिए से भी चीन के लिए ये जलमार्ग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसी रास्ते से 20% तेल का आयात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर चीनी मीडिया के युद्ध की धमकी देने के बाद अब चीन भारत के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की धमकी दे रहा है। चीन के विदेशी मामलों के कार्यालय ने कहा है कि वो पूरे भारत में चीनी नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने पर विचार कर रहा है और इस के तहत चीनी नागरिकों को भारत कोई दोस्त देश नहीं बताया जाएगा। उधर सिक्किम सेक्टर से लगी सीमा पर चीन क्यों भड़का हुआ है, उसके आक्रामक रवैये के पीछे आखिर क्या सोच है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल चीन भारत के प्रति इतनी आक्रामकता दिखा रहा है और इसके पीछे एक नहीं कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकी और अमेरिका और चीन के बीच तलखी सबको पता है। लिहाजा भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती चीन को अपने हित में नहीं लगती। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच खुलेआम संबंधों का ऐलान और हर मुद्दे पर भारत का चीन का विरोध करना भी ड्रैगन को परेशान कर रहा है और इसीलिए वो भारत को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ वक्त में भारत और चीन के रिश्ते बद से बदतर हुए हैं। हाल ही में बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड पर आयोजित बैठक में भारत की गैर मौजूदगी चीन को नागवार गुजरी थी। इसके अलावा अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकी से भी चीन नाराज है। चीन हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की सक्रियता के भी खिलाफ है। हालांकि चीन की ये आदत बन चुकी है कि जब कोई देश उसकी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाता है तो चीन ये दिखाने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर देता है कि वो देश किस हद तक उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। भूटान के जिस इलाके को लेकर चीन भारत से युद्ध करने की धमकी दे रहा है, वो इलाका सामरिक तौर पर तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। चीन अपनी बात साबित करने के लिए 1890 के समझौते का हवाला दे रहा है, लेकिन उसने 1988 और 1989 में भूटान के साथ समझौता किया था, जिसमें चीन ने उस इलाके को भूटान का हिस्सा माना था। भारत और भूटान के बीच रिश्ते घनिष्ठ हैं, इसलिए जब चीन ने डोकलाम इलाके में सड़क बनानी शुरू की तो भूटान और भारत की तरफ से आपत्ति जताई गई। चीन का असल मकसद भूटान की जमीन हासिल करना ही नहीं है, बल्कि तिब्बत की तरफ से लगने वाली सीमाओं पर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना भी है। 1962 में भारत के खिलाफ अपनी कामयाबी को चीन गाता फिरता है। वो भूल जाता है कि 1962 के बाद
2 मौकों पर भारत ने उसे शिकस्त दी है। 1967 में नाथुला पर छोटी लड़ाई के दौरान भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। इसी तरह 1987 में तवांग में चीन की नापाक हरकत का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। जबकि चीन को लगता है कि 1962 की हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल टूट गया है। अगर चीन और भारत की सैन्य क्षमता की तुलना करें तो निश्चित तौर पर चीन की ताकत भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन लड़ाई में 2 बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहली ये कि आप किस इलाके में लड़ रहे हैं और दूसरी ये कि किस तादाद में अपनी फौज को वहां लगाते हैं। जानकारों के मुताबिक हिमालय से सटी जो सरहदें हैं वहां पर चीन की काबिलियत इतनी नहीं कि वो इतनी जल्दी इतने सैनिक भेजकर भारत को परास्त कर सके। चीन के रक्षा खर्च में जितनी चीजें गिनी जाती हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में नहीं गिनी जाती। इसके अलावा भारत में जितने भी अर्धसैन्य बल हैं उन सबको जोड़ने पर संख्या फौज के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उधर भारत और चीन के बीच सिक्किम सेक्टर पर चल रहे तनाव के बीच जहां चीन ने भारत को 1962 के भारत चीन युद्ध में मिली हार का हवाला देते हुए सबक सिखाने की धमकी दी है, तो वहीं मालाबार सैन्य अभ्यास से चीन की नींद भी उड़ी हुई है। 10 जुलाई से भारत अमेरिका और जापान के साथ बंगाल की खाड़ी में मालाबार सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। इस अभियान में भाग लेने के लिए सभी देशों ने अपने सर्वश्रेष्ठ जंगी जहाजों को भेजा है। चीन के साथ विवाद के बीच बंगाल की खाड़ी में अगले हफ्ते एक बड़ी सैन्य गतिविधि होने वाली है। 10 जुलाई से भारत के साथ अमेरिका और जापान मालाबार सैन्य अभ्यास में हिस्सा करते दिखेंगे। तीनों देशों ने अपने शीर्ष जंगी बेड़ों को इस अभियान में शामिल होने के लिए भेजा है। इस त्रिपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास में 15 जंगी बेड़े, 2 सबमरीन और कई फाइटर जेट्स, टोही विमान और हेलीकॉप्टर्स हिस्सा लेंगे। इस सैन्य अभ्यास का वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि सिक्किम, भूटान, तिब्बत इस टाई जंक्शन के नजदीक बीते 2 हफ्तों से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हैं। इधर हिंद महासागर क्षेत्र में भी भारतीय नेवी ने चीनी गतिविधियों में इजाफा देखा। चीन और भारत के बीच चल रहे शैडो बॉक्सिंग के बीच वियतनाम के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। दोनों देश सैन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। इसमें वियतनाम के सबमरीन्स की ट्रेनिंग और इस देश को सैन्य मदद देना भी शामिल है। 44,570 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य की अगुवाई में भारत के 6 से 7 जंगी बेड़े और 1 किलो क्लास सबमरीन मालाबार अभ्यास में शामिल होंगे। 2013 में नेवी में शामिल किए जाने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब MiG-29K फाइटर जेट से लेस INS विक्रमादित्य इस तरह के पूर्ण सैन्य युद्धाभ्यास में अन्य देशों के साथ हिस्सा लेगा। मालाबार एक्सरसाइज के लिए अमेरिका अपना 1 लाख टन वजनी USS निमित्ज को इस अभ्यास में भेज रहा है। ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला जंगी बेड़ा है जो कि FA-18 फाइटर जेट से लेस है। इस युद्धाभ्यास में जापान अपना 27,000 टन वजनी हेलीकॉप्टर कैरियर इजुमो और कुछ अन्य जंगी बेड़े लेकर आ रहा है। ये युद्धाभ्यास चेन्नई के समुद्री तट से दूर विशाल जल क्षेत्र में होगा। मालाबार एक्सरसाइज को लेकर चीन हमेशा चौकन्ना रहता है। 2007 में उसने इस पर आपत्ति भी जताई थी। अब भारत, जापान और अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर सिक्किम सीमा के पास चीन के साथ तनाव के हालात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। दिनों दिन चीन की जुबान और रवैया सख्त होता जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी चीन की घुसपैठ को सीमा पर होने वाली रोजमर्रा की घटना की तरह ही अब तक लिया जा रहा है भारत की तरफ से। लेकिन मामला कुछ और है। चीन जैसे देश की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेना क्या एक कूटनीतिक लापरवाही है या इस घुसपैठ के मायने में ना समझने की नादानी? इसी पर है आज हमारा सुनिए सरकार। तो सिक्किम सीमा पर तनाव को चीन की एक गंभीर साजिश के रूप में देखा जाना जरूरी है। चीन का जो रिकॉर्ड रहा है वो एक धोखेबाज का रिकॉर्ड रहा है और ऐसे में चीन की उपेक्षा करना, चीन के उन तमाम हरकतों की उपेक्षा करना जो भारत के हक में नहीं है, भारत के लिए बहुत मुफीद नहीं होगा। सिक्किम सीमा के पास भूटान के इलाके में चीन की घुसपैठ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जिस डोकला इलाके में चीनी सैनिक सड़क बना रहे हैं वो चुम्बी घाटी का इलाका है और वहां से सिलीगुड़ी गलियारा महज 50 किलोमीटर दूर है। अहम बात यह है कि ये गलियारा बांग्लादेश की सीमा से सीधे तौर पर जुड़ता है, तो पूरा पूर्वोत्तर भारत को देश से सड़क मार्ग से भी जोड़ता है। वहीं भारत ने अपने रुख में नरमी लाते हुए कहा कि ये मसला कूटनीतिक पहल से हल हो सकता है, लेकिन चीन जिस तरह से अड़ा हुआ है उसको देखते हुए बिल्कुल समझा जा सकता है कि उसकी निगाहें कहीं और हैं।
भारत ने अपने रवैये में नरमी लाते हुए कहा है कि चीन भारत सीमा पर तनाव का कूटनीतिक तरीके से हल निकाला जा सकता है। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि चीनी सेना जहां पर तैनात थी वहीं लौट जाए और भूटान की सीमा में दखलंदाजी न करे। इससे पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बयान से चीन भड़क गया था। चीन की धमकी पर जेटली ने कहा था कि अब भारत 1962 वाला नहीं रहा। चीन ने इसे मुद्दा बना लिया और सीधी जंग की चेतावनी दे डाली। हालांकि भारत ने रुख में नरमी लाते हुए कहा है कि भारतीय बंकरों को चीन ने बुलडोजर के जरिए नहीं गिराया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जितनी तेजी से तनाव बढ़ रहा है उतनी तेजी से कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है। दरअसल मामला चीनी सनक का नहीं है, बल्कि चीन की बांग्लादेश समेत दक्षिण पूर्व के देशों के व्यापारिक मार्ग पर नजर है। हालांकि डोकला इलाके में सड़क निर्माण का सीधे तौर पर सिक्किम गलियारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भूटान के जिस इलाके में चीन ये निर्माण कर रहा है वो चुम्बी घाटी में आता है। इस इलाके में निर्माण न सिर्फ सामरिक वजह से बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से भी बेहद अहम है। जिस त्रिकोण पर यह निर्माण हो रहा है वो भारत, भूटान और चीन सीमा का त्रिकोण है। इस चुम्बी घाटी को भारत, भूटान और चीन का चौराहा माना जाता है। भारत और चीन के बीच के दो अहम दर्रे नाथुला और जेलपला यही खुलते हैं। इस संकरी घाटी में सैन्य गतिविधियां बहुत मुश्किल हैं और अहम बात यह है कि सिलीगुड़ी गलियारे से ये जगह करीब 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन कुछ जगहों पर तो ये गलियारा 17 किलोमीटर चौड़ा है। इसके पतले आकार और संवेदनशीलता की वजह से ही इस गलियारे को भारत का चिकन स्नेक भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल का ये गलियारा भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। चुम्बी घाटी न केवल भारत के सामरिक हितों बल्कि आंतरिक व्यवस्था के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ये सिलीगुड़ी गलियारा चुम्बी घाटी के ठीक नीचे है। यही कारण है कि भारत ने यहाँ सड़क निर्माण पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यहाँ सड़क बनाने की योजना पेइचिंग की सामरिक रणनीति का हिस्सा है। इसके मायने ये भी है कि डोकला इलाके में चीन सड़क निर्माण कर किसी भी सैनिक टकराव की हालत में रसद और मदद पहुँचाने के लिए संसाधन तैयार करना चाहता है। अगर टकराव के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दखल से समझौता भी होता है तो चीन की कोशिश ये हो सकती है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चिकन नेक वाले हिस्से यानी सिलीगुड़ी गलियारे पर कब्जा हासिल हो जाए। इससे भारत सिक्किम समेत अपने सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अलग हो जाएगा। वहीं चीन को इस रास्ते से बांग्लादेश के जरिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक पहुंचना आसान होगा। इसलिए चीन की इस धमकियों को गीदड़ भभकी समझना सही नहीं होगा। पिछले 45 दिनों में चीन कम से कम 120 बार भारत में घुसपैठ कर चुका है, लेकिन माना यही जाता है कि PLA के सैनिक बाद में अपने इलाके में लौट जाते हैं। लेकिन इस बार चीन की जुबान काफी सख्त नजर आ रही है और उसमें साजिश की बू आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और कूटनीतिक बातों से आगे बढ़ते हैं और शुद्ध राजनीति की बात करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज फिर से फुल फॉर्म में नजर आए। लालू ने कहा कि अगर यूपी में अखिलेश यादव और मायावती साथ आ जाएं तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। लालू ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया और मौजूदा दौर को इमरजेंसी से भी खराब समय बताया। लालू ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी बीजेपी की साजिश का नतीजा बताया। जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद यादव को अब अपने पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो तमाम सहयोगी नेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि सब साथ आ जाएं और बीजेपी को हरा दें। बीजेपी को लगता है कि लालू यादव आरजेडी के मंच पर बैठकर दिवा स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन लालू तो लालू हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को जमींदोज करने के लिए गुणागणित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लालू को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ जाए तो बीजेपी को पराजित किया जा सकता है। लालू यादव ने देश में अघोषित इमरजेंसी लगे होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी पर भी खूब वार किए। कहा कि विरोधी दलों से जुड़े परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने 27 अगस्त को रैली से पहले अपने जेल में डाले जाने की आशंका भी जताई। बहुत खतरनाक स्थिति में देश गुजर रहा, चाहे आप देखें या ना देखें। देश और दुनिया देख रही है। अघोषित इमरजेंसी, अघोषित, यह इमरजेंसी ऐसा रूप लेने वाला है कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस के द्वारा
कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाया था वो बिल्कुल विलीन हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। दरअसल 27 अगस्त की रैली भी लालू यादव पर किए जा रहे हमलों की एक वजह मानी जा रही है। लालू इस दिन सभी विरोधी दलों को एक मंच पर बुलाकर विपक्षी एकता का प्रदर्शन करने की फिराक में है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुकदमों की सुनवाई और सुशील मोदी के हमलों से उनके जोश और तैयारियों पर असर जरूर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने मोदी को देश का सबसे कमजोर पीएम बताया है। कुछ खबरों को ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। उन्होंने जिन खबरों को ट्वीट किया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा का हवाला दिया गया है। राहुल ने H1B वीजा और अमेरिका द्वारा कश्मीर को भारत शासित बताए जाने पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने H1B वीजा मुद्दा नहीं उठाए जाने और अमेरिका द्वारा कश्मीर को भारत शासित बताने की खबरों पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। राहुल ने 2 तस्वीरें ट्वीट की और साथ ही लिखा कि भारत के पास सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी ने 25 और 26 जून को अमेरिका का दौरा किया था। इस दौरान ट्रंप प्रशासन ने 26 जून को हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन इससे संबंधित अमेरिकी आदेश में कश्मीर को भारत शासित लिखा गया था। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने इसे लेकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने H1B वीजा को लेकर भी पीएम मोदी पर हमला किया। अमेरिका जनवरी 2016 में H1B और L1 वीजा फीस बढ़ा चुका है। H1B वीजा के लिए इसे $2,000 से बढ़ाकर $6,000 कर दिया गया है। ये नियम उन कंपनियों के लिए है जिनके अमेरिका में 50 या इससे ज्यादा कर्मचारी हैं और जिनमें 50% से ज्यादा HB या L1 वीजा पर नौकरी कर रहे हैं। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। इसके तहत टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करती हैं। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप प्रशासन ने एक पॉलिसी मेमोरेंडम जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स H1B वीजा के लिए योग्य नहीं होंगे। इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को उठाना पड़ा है, जिसके हजारों लोग हर साल अमेरिका जाते हैं। अब कांग्रेस इसे मोदी सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर देख रही है और यही कारण है कि इटली से लौटने के तुरंत बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को गरमाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन राहुल गांधी भले ही पीएम मोदी के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रहे हों, लेकिन उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता की जानकारी मांगने वाली RTI आवेदन का जवाब दें। एक RTI में सोनिया समेत विदेशी नागरिकों के भारतीय नागरिकता हासिल करने का ब्यौरा मांगा गया है और इस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उज्जैन के रहने वाले RTI आवेदक ने विदेश मंत्रालय से सोनिया गांधी समेत विदेशी नागरिकों के भारतीय नागरिकता हासिल करने का ब्यौरा मांगा है। आवेदक ने सोनिया गांधी की नागरिकता आवेदन जमा कराए गए दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी, नोटिफिकेशन, आदेश, नियम, सोनिया गांधी की नागरिकता से संबंध पत्र व्यवहार और सत्यापन प्रक्रिया की नोट शीट भी मांगी थी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गृह मंत्रालय को सौंप दिया था, जिस पर गृह मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब मुख्य सूचना आयुक्त R.K. माथुर ने गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द जवाब देने के निर्देश दिए हैं। CIC ने कहा कि रिकॉर्ड देखने पर पता लगता है कि गृह मंत्रालय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। मंत्रालय को इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को जवाब देना होगा। CIC ने गृह मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को अगली सुनवाई पर हाजिर होने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब एक खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं। मुख्यमंत्री का दौरा हो और तैयारियों में कमी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हापुड़ दौरे पर रहे योगी आदित्यनाथ के स्वागत से लेकर जिन जगहों पर मुख्यमंत्री को पहुंचना था, वहां पर प्रशासन की ओर से जबरदस्त तैयारियां की गई और ये तैयारियां कई दिन पहले से ही चल रही थीं। लेकिन इन तैयारियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री का दौरा और इसके दौरान की गई तैयारियों पर सवाल उठे हैं।
कभी आदित्यनाथ कहीं पहुंचते हैं तो वहां नए नए एसी लगा दिए जाते हैं और बाद में उन्हें हटा दिया जाता है। कभी किसी से मिलने पहुंचते हैं तो वहां शहीद के घर में भी सोफे और कारपेट का इंतजाम किया जाता है और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही वो मिलकर बाहर निकलते हैं वो सब कुछ हटाने लगते हैं प्रशासन के लोग। ऐसे में बार बार योगी आदित्यनाथ के कहने के बावजूद कि इस तरह की चीज़ें न हो, बार बार प्रशासन वही कर रहा है। क्या ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोची समझी कोई साजिश है या फिर प्रशासनिक भूल? योगी के मुख्यमंत्री बनते ही ऐसा लगने लगा था कि योगी दूसरे मुख्यमंत्रियों से अलग होंगे, अधिकारियों में डर होगा, वो काम नहीं करेंगे जो योगी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिला कि योगी के न चाहने के बाद भी अधिकारी अपनी मर्जी की चलाते हैं। योगी कह चुके हैं कि मेरे दौरे पर ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसर हैं कि मानते नहीं। हापुड़ में सीएम के आने की तैयारी हो रही थी। सभी इस स्कूल और इसमें पढ़ने वाले बच्चों की रातों रात किस्मत बनाने में लगे थे। यानी उन धुंधली तस्वीरों को ढकने की कोशिश की जा रही थी जो सालों से दिखाई दे रही थी। स्कूल की इमारत की सूरत बदलने की कोशिश, जमीन पर बैठकर शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए नई नई बेंच, नए कपड़े और न जाने क्या क्या व्यवस्था की गई जिससे सूबे के मुखिया को खुश किया जा सके। इतना ही नहीं, नया फ्रिज मंगाया गया जिससे ये जाहिर किया जा सके कि बच्चों के लिए स्वच्छ और ठंडे पानी की बेहतर व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे इस स्कूल की दीवार का रंग रोगन किया जा रहा है। इस क्लासरूम को देखिए, पहले यहाँ कुछ था, अब वुडन फ्लोर लगाकर इस स्कूल को 5 स्टार कैटेगरी का स्कूल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दौरे से पहले की हकीकत क्या थी, आप खुद देखिए और सुनिए। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, ये बताओ, ये आप नई बेंचों पे बैठे हो आप? कल तक कहाँ पे, पहले कहाँ बैठते थे? क्लास में। अच्छा, फर्श पे बैठते थे नीचे, अब ये नई बेंच आ गई है आपके लिए? अच्छा, सब बच्चे बेंचों पे बैठ रहे हैं? कब आई? अच्छा, कब आई थी ये बेंच? ये कल आई थी। कल आई थी ये बेंच। क्यों आई बेटे बेंच? ये बैठने के लिए, बच्चों के लिए। इससे पहले कहाँ बैठते थे आप? फर्श पे। मुख्यमंत्री के सामने शिक्षण व्यवस्था की पोल न खुले, इसको लेकर भी खूब तैयारियां की गई और बच्चों की पाठशाला लेने का जिम्मा खुद सीडीओ साहब ने संभाला। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही कई ऐसे ऐलान किए गए जिससे व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री के मंसूबों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले देवरिया से तस्वीरें आई थी जब मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहीद परिवार के साथ भद्दा मजाक किया गया था। बजाय सबक लेने के, अधिकारी विपक्षियों को सरकार पर निशाना साधने का कोई न कोई मौका दे ही देते हैं। हापुड़ से अनिल कबीरा के साथ अक्षय सिंह गौर, एपीएन। उधर मुख्यमंत्री को रिझाने की भले ही कोशिश जारी हो, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था फिलहाल सुधरती तो नहीं दिख रही। आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ रही है और उस पर तबादलों का मरहम लगाया जा रहा है। 100 दिनों में अब तक 500 से ज्यादा आईएएस और पीपीएस तबादले हो चुके हैं। यहां तक कि 3 बार तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बदले जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या तबादलों से बदलेगी कानून व्यवस्था की तस्वीर? जो हाल है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ को ये कहा जाए कि आपसे नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर पैदा हालात ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं अब बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर नाकामियों पर लीपापोती का काम भी चल रहा है। किसी भी नई सरकार की कमान संभालते ही ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव को सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता रहा है और शायद इसलिए योगी सरकार ने आते ही पुलिस की कमान जावेद अहमद से हटाकर सुलखान सिंह को सौंप दी। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में व्यापारियों पर हमले से लेकर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने एक तरफ विपक्ष को सरकार के खिलाफ मजबूत हथियार दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 100 दिनों में 3 एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बदलकर कहीं न कहीं ये साबित होता दिख रहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार को नाक से पानी पीना पड़ रहा है।
थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पारदर्शी तबादला नीति लेकर के आई है और उस तबादला नीति के तहत हमने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में तबादले किए हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि बीते 100 दिनों में मोटे तौर पर कितने ट्रांसफर हुए। सरकार में तबादलों की शुरुआत 12 अप्रैल को हुई, जिसमें पहले दिन 22 IAS बदले गए। इसके बाद तो जैसे तबादलों की झड़ी सी लग गई। 26 अप्रैल को 54 IPS, 6 मई को 6 PCS, 25 मई को 174 SDM, 28 मई को 222 PCS, 27 जून को 50 PCS और 28 SDM, 29 जून को 44 IAS, 2 जुलाई को 244 डिप्टी SP, 4 जुलाई को 41 IPS और 5 जुलाई को 16 CMO के तबादले हुए हैं। सरकार के सिर्फ 2 काम हैं, एक तो कमीशन कमेटी, जांच कमेटी और अधिकारियों के स्थानांतरण करना। ताश के पत्तों की तरह से अगर आप जो है वो अफसरशाही को फेंट दें और समझें कि इससे कानून व्यवस्था सही हो जाएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। वैसे ये सच है कि कभी विपक्ष में बैठकर खराब कानून व्यवस्था के साथ अधिकारियों पर लगाम न लगा पाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी आज सत्ता में है, तो अब नई सरकार की जुबान और काम करने का तरीका दोनों बदले हुए। लेकिन इस बीच अधिकारियों के तबादले की झड़ी ये जरूर बता रही है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में योगी सरकार को छींके आ रही है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। पिछले काफी समय से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही शिवसेना और बीजेपी में एक बार फिर तू मैं हो गई है। मुंबई के BMC के कार्यक्रम के दौरान शिवसेना और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। इस दौरान बैठक में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। दरअसल ये बहस GST के लागू होने के बाद BMC के एडवांस चेक के ऊपर शुरू हुई। मेक इन इंडिया की तरह मेक इन यूपी विभाग बनेगा। योगी सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति बनाई है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए नवंबर में मेगा शो आयोजित होगा, जिसमें PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए नवंबर के महीने में एक मेगा शो करने की तैयारी है। इसके साथ ही योगी सरकार को एक ऐसे सेलिब्रिटी की तलाश है जो यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बन सके। दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन बंद के 20वें दिन GJM के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। महिलाओं के साथ आंदोलनकारियों ने दार्जिलिंग स्टेशन से चौक मंडल तक अपनी यात्रा शुरू की और हिंसा में कथित तौर पर शामिल GJM के कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की। वहीं GJM ने TMC का दफ्तर भी जलाया। मुजफ्फरपुर जिले में सरेआम एक सर्कल ऑफिसर की धुनाई का मामला सामने आया है। गईघाट के सर्कल ऑफिसर ने एक महिला से आपत्तिजनक मांग की, जिसके बाद महिला आपा खो बैठी और उसे सरेआम धून दिया। जब महिला सर्कल ऑफिसर की धुनाई कर रही थी, तब एक प्रत्यक्षदर्शी ने वीडियो बना लिया। बारिश के बाद इटावा में ऐसा जल भरा हुआ कि लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। अधोगामी पुल में यात्रियों से भरी बस पानी में फंस गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही यात्रियों की जान मुश्किल में फंसी, बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। हालांकि APN की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन जागा और बस से यात्रियों को बाहर निकाला गया। उत्तर पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों और BSF को हालात पर काबू पाने के लिए भेजा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर फोन करके धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसको राजभवन ने खारिज कर दिया था। हालांकि दोनों नेताओं के बीच शांति बहाली के लिए भी राजनाथ सिंह ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उत्तरी 24 परगना के बदुरिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 2 समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई थी। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है, जिसके बाद उन्होंने गृह सचिव को मामले पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है।
इसी घटना के बाद सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर धमकाने का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर होने के बावजूद सूबे में स्थानीय बीजेपी नेता की तरह काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने हिंसक घटना को लेकर ममता बनर्जी को फोन किया था। इस पूरे मामले पर हैरानी जताते हुए राजभवन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। कोई बाहर से देखेगा तो मतलब यकीन नहीं कर सकता किस तरह से मारपीट चलती है बंगाल में। तो ये पुलिस को माननीय मुख्यमंत्री क्यों इनएक्टिव करके रख देते शुरू में? हमारा ये की सवाल है, जब ये शुरुआत है तभी तुरंत उसको क्यों नहीं रोका जाए? सांप्रदायिक हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने 400 अर्धसैनिक बलों, बीएसएफ जवानों और 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती इस इलाके में की है। घटना के बाद पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान गश्त लगा रहे हैं। साथ ही संदिग्ध लोगों को देखते ही हिरासत में ले लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बंगाल में काफी डिस्टर्बेंस है। उधर गुजरात में भी किसानों की कर्ज माफी की मांग उठने लगी है। अहमदाबाद में डेयरी किसान सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हाईवे पर सैकड़ों लीटर दूध बहा दिया। कर्ज माफी की मांग नहीं माने जाने पर किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। गुजरात में व्यापारियों के बाद अब किसान भी सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी की मांग अब मोदी शाह के गृह राज्य में भी उग्र होती जा रही है। कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने अहमदाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने हाईवे पर सैकड़ों लीटर दूध बहाकर अपना विरोध जताया। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई क्षत्रिय ठाकुर सेना कर रही है। किसानों ने कर्ज माफी की मांग नहीं माने जाने पर विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी दी है। किसानों के साथ ही गुजरात में कई व्यापारी संगठन भी जीएसटी के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सूरत में कपड़े पर जीएसटी लगाने के विरोध में कई जगहों पर दुकानें बंद हैं। साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सालों से यहाँ की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए काफी मुश्किल वक्त है। पाटीदार आंदोलन की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है, जब किसान और व्यापारी भी अपनी मांगों को लेकर आ डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चुनाव आयोग में नियुक्तियों में पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए अगर कोई कानून नहीं है तो कोर्ट इसमें दखल दे देगी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अभी तक सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और सही ढंग से हुई हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। याचिका में आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक संवैधानिक पैनल के गठन की मांग की गई है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सीक्रेट बैलेट के जरिए नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है और जिसे अटॉर्नी जनरल ने मान लिया। चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। आमतौर पर आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। हाल ही में अचल कुमार ज्योति को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ज्योति की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 6 जुलाई को कार्यभार संभाल लेंगे। 64 वर्षीय ज्योति ने 13 मई 2015 को चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था और वह करीब 7 माह तक इस पद पर बने रहेंगे। समाधि में लीन आशुतोष महाराज के शरीर को सुरक्षित रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज के शरीर को सुरक्षित रखने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने समय समय पर आशुतोष महाराज के शरीर की मेडिकल जांच का निर्देश भी दिया है। यह निरीक्षण लुधियाना के अस्पताल के डॉक्टरों की टीम करेगी। संस्थान को इस निरीक्षण के लिए 50 लाख रुपए जमा कराने को कहा गया है। 2 जजों के बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया है। 1 दिसंबर 2014 को जस्टिस MS बेदी ने अपने फैसले में आशुतोष महाराज के शरीर का 15 दिनों के भीतर अंतिम संस्कार किए जाने के आदेश दिए थे। तब कोर्ट ने कहा था कि आशुतोष महाराज क्लिनिकली डेड हो चुके हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। संस्थान ने इस आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि आशुतोष महाराज समाधि में लीन हैं और एक दिन वह इससे बाहर आ जाएंगे, लिहाजा उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। इस मामले में पंजाब सरकार ने
हाईकोर्ट में दलील दी थी कि महाराज समाधि में है या मृत, यह तय करना सरकार का काम नहीं है। यह आस्था और विश्वास का विषय है और सरकार का काम सभी की धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा करना है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें दिलीप कुमार नाम के एक शख्स ने खुद को आशुतोष महाराज का तथाकथित पुत्र बताया था और डीएनए टेस्ट की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि अगर वह शख्स डीएनए टेस्ट करना चाहता है तो दीवानी मुकदमा दायर करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दीवानी बाद की स्थिति में अगर आशुतोष महाराज के डीएनए सैंपल की जरूरत पड़ी तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को उपलब्ध कराना होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सैंपल लेने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप या रुकावट नहीं किया जाए। और आज 30 से 40 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री का जन्मदिन है जिसकी एक फिल्म कोलकाता के थिएटर में 3 साल तक चली थी और इसका रिकॉर्ड एमएन सिप्पी की शोले ने ही तोड़ा था। इस अभिनेत्री का नाम है मुमताज शांति। मुमताज शांति लाहौर से फिल्मों में अपने अभिनय के सफर की शुरुआत किया, लेकिन अपनी हसरतों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो मुंबई चली आईं। यहाँ उन्हें किस्मत ने कुछ ऐसा खैर मकदम किया कि आते ही 2 सुपरहिट फिल्मों में उन्हें काम मिला और दोनों ने ही उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1942 में बसंत में मुमताज शांति को मधुबाला की सह अभिनेत्री होने के बावजूद मशहूर कर दिया तो अगले बरस ही किस्मत ने तो उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। अशोक कुमार की नायिका के रूप में उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रचा। कमाई के मामले में भी फिल्म का रिकॉर्ड 6 साल बाद 1949 में बरसात फिल्म ही तोड़ पाई थी। हिंदी सिनेमा में किस्मत वो ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें अनब्याही मां का किरदार जोड़ा गया था और ये रोल मुमताज शांति ने बखूबी अदा किया था। उस दौर में ये बहुत क्रांतिकारी बात थी और फिर घर की इज्जत में उस वक्त के सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ उन्होंने फिर से कामयाबी का परचम लहराया। मुमताज शांति की बसंत, किस्मत और घर की इज्जत तीनों ही फिल्में उनकी कामयाबी की कहानी कहती हैं। शानदार गीत और संगीत से सजी फिल्मों की लोकप्रियता ने उन्हें अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री बना दिया था। उन्होंने तब के एक मशहूर निर्माता निर्देशक वली मोहम्मद खान के से शादी की और हिंदुस्तान से जुड़ी यादें लेकर 1950 में पाकिस्तान वापस चली गई। लेकिन मुमताज शांति का बॉलीवुड में योगदान कुछ यूं है जैसे अदाकारा भी जब नंबर 1 पे पहुंचती है तो किस कदर उसकी पूछ बढ़ती है और कैसे जो एक्ट्रेस हैं वो भी अपने कंधों पर एक फिल्म को चला सकती है। मुमताज शांति ने बॉलीवुड को सिखाया। तो मुमताज शांति की कुछ खूबसूरत अभिनय से सजी कुछ शॉर्ट्स और कुछ गानों के साथ आज देश की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।